तो राइट टू फ्रीडम में आज हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा फोकस पहले स्टार्ट होगा आर्टिकल 19 से। 18 तक की बातें हमने पूरी ऑलमोस्ट कवर कर ली थी और 19 से 22 तक में हमको राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 19 हमको कुछ अधिकार देता है, क्या देता है, ये सारी बातों को हम करेंगे इसमें। देखिए, किसी भी देश में जैसे डेमोक्रेसी अगर है, कहीं भी हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक तरीके से क्या है, जहां पर जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार हो। उनको अपने, जैसे आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, अपने एमएलए चुनते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में अपने सोच बनाते हैं। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो भी आप डिसीजन लेना चाहें, उसके लिए आपको पूरी तरीके से फ्रीडम हो। और जब तक आपको पूरी फ्रीडम नहीं रहेगी, तब तक एक कंट्री कोई भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र पूरी तरीके से नहीं बन सकता। तो किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए वहाँ के नागरिकों को फ्रीडम देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। वहाँ के नागरिकों को फ्रीडम देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसी रिस्पेक्ट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में ये एक पॉइंट बनाया, राइट टू फ्रीडम का, जहां पर हमने स्वतंत्रता के अधिकार दिए, जहां पर हमने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार दिए। देखिए, जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हम हो गए थे, लेकिन इस समय सिर्फ हमको एक ब्रिटिश कॉलोनी जो हम हुआ करते थे, ब्रिटिश दासता जो हमारी थी, उससे हमको फ्रीडम मिल गई थी। लेकिन सिर्फ इतने भर से हमको जो हमारे राइट्स हैं, जो हमको कुछ करने के अधिकार होने चाहिए, जिनको प्रोटेक्ट करे सरकार, ये सारी बातें अभी तक हमको नहीं मिली थी। ये सारी बातें हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए गए जिनको ये कहा गया कि किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट उसको कम नहीं कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसमें कमी या कटौती वो नहीं कर सकती है। और इन केस अगर वो करने का ऐसा कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होंगे उसको तुरंत नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो इसी फंडामेंटल के राइट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राइट टू फ्रीडम। वैसे तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन राइट टू फ्रीडम इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो यही करता है। ठीक है। और राइट टू फ्रीडम टोटल 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल में मेंशन किया है। कई बार हमारा इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे लिस्ट 1 एक तरीके से दे दिया जाएगा, एक तरफ लिस्ट 2 दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू इक्वलिटी वगैरह थे। ठीक है। यहाँ पर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आपका दे दिया, इस तरीके से रिलीजियस राइट्स के संबंध में कुछ दे दिया पॉइंट, और यहाँ पे उनसे संबंधित कुछ आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं सर्टेन सर्टेन, और आपसे कह दिया जाता है कि इसको मैच करिए। इसलिए हमको ये पता होना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन से आर्टिकल में कहाँ कहाँ से दिया हुआ है। और अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझा है तो कई बार आपको सिर्फ जब भी ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि 19 से 22 के बीच में है ये पॉइंट, इसलिए इसी के बीच का ये आर्टिकल होगा। तो ओवरऑल हमको एक गेस से भी आंसर पता चल जाता है। ठीक है। तो हमारा जो फोकस रहेगा अभी, पहले आर्टिकल 19 पे करेंगे, फिर उसके बाद 20 पे पहुंचेंगे, फिर 21 पे पहुंचेंगे, फिर 22 पे पहुंचेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, अनुच्छेद 19 की। जहां तक बात अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 की है, ये हमारे नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को 6 फ्रीडम राइट्स देता है, 6 स्वतंत्रता के अधिकार देता है। कौन कौन से अधिकार हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब यहां पर स्पीच में आपका क्या हो गया, जैसे आप कोई चीज बोलते हैं, आपको कहने की, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन क्या हो गया? आपकी अभिव्यक्ति,
आपकी अभिव्यक्ति। जैसे आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, कुछ समय पहले जैसे एक आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी, ठीक है, कोई और मूवी आती है जो किसी मान लीजिए सोशल सब्जेक्ट पे बनी है, किसी भी पॉइंट पे बनी हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो एक्सप्रेशन और स्पीच, इन दोनों ही पॉइंट्स को बताया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, आर्टिकल 19(1) में ये दी गई है। उसके बाद टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप मान लीजिए सरकार का कुछ विरोध करना चाहते हैं, कोई बिल पास हुआ जिससे आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लाई हुई है, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी ने ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं जो आप सेटिस्फाई जिससे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको असेंबल होने का, पीसफुल अपनी बात को कहने का अधिकार है। लेकिन अगर आप कहें कि हम आर्म्स लेके चले जाएंगे, लाठी डंडे लेके चले जाएंगे, तो ये सब नहीं। अगर आप शांतिपूर्वक इकट्ठे होकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसका आपको अधिकार है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऐसे आप कई सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संघ वगैरह देखते होंगे, और किसी कंपनी वगैरह में, जैसे पुरानी मूवीज वगैरह में आप देखते हैं ना, कई बार या सीरियल वगैरह में भी यूनियन बनी होती है कंपनीज में। ये यूनियन क्या करती है, ये यूनियन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्कर्स के ग्रुप होते हैं, या फिर हो सकता है कोई ऑफिसर्स एसोसिएशंस वगैरह जैसी चीज़ें भी होती हैं, वो एक अपने आप में एक यूनियन होती हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो मैनेजमेंट के अगेंस्ट में, या फिर कहीं पे हायर अथॉरिटी के समक्ष में सभी के पक्ष की बातें रखते हैं, ठीक है। तो आपको संगठन बनाने का, संघ बनाने का, सहकारी समितियों को बनाने का भी अधिकार दिया गया है। कहां से, आर्टिकल 19 में। फोर्थ क्या है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर जैसे आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी इच्छा होती है कि आप कर्नाटक घूमें, तो आप जा सकते हैं। कोई आपको रोकता है क्या कि नहीं जा सकते हैं? कोरोना वाली सिचुएशन को छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे अगर कोई आपको क्या मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता है। आप कहीं भी जा सकते हैं। इसी तरीके से टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हो सकता है कि आप यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप जॉब करने के लिए पहुंच गए कहाँ, हैदराबाद। और जब आप हैदराबाद गए तो वहाँ पर आपने क्या किया, वहाँ की आपको लाइफ स्टाइल पसंद आ गई, आप वहाँ पर एकदम बढ़िया से आपको सब कुछ लगने लगा, तो आप क्या हुए, वहीं पर सेटल हो गए, अपना घर बनवा लिया, अपना बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं करने लगे। तो आप कहाँ, प्रयागराज से हैदराबाद पहुँच गए। इसका मतलब आप यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है भारत का, वहाँ पर कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप डॉक्टर बनना चाहें, आप लॉयर बनना चाहें, आप बिजनेसमैन बनना चाहें, आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, पीसीएस, कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई क्लर्क बनना चाहें, कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहें, मोदी जी जैसे कहते हैं कि आप पकौड़े बेचेंगे तो भी पैसे कमा लेंगे, तो आप पकौड़े बेचना चाहें, तो कुछ भी अगर आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और टोटल आर्टिकल 19 आपको कितने राइट्स देता है? 6 अधिकार आपको ये देता है। 6 अधिकार। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 के थ्रू हमको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, कौन कौन से राइट हमको मिलते हैं। तो ये 6 राइट्स हमको आर्टिकल 19 देता है। राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। ये राइट टू प्रॉपर्टी, आप कितनी संपत्ति रखते हैं, इसको भी पहले क्या रखा गया था, फंडामेंटल राइट्स की तरह से रखा गया था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको एक तरीके से लीगल राइट्स कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और कई बार हो सकता है आगे भी पूछे जाएं ऑप्शंस में क्रिएट करके,
कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स से हटाया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको यहां से हटाया गया। ठीक है, तो ये आपको 6 राइट्स कहां पर दिए गए हैं? ये 6 राइट्स आपको दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। अनुच्छेद 19 के तहत संविधान ने भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता की मूलभूत गारंटी दी है। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, संघ बनाने, यूनियन बनाने के लिए, संचरण की, भ्रमण करने की, कहीं भी बिजनेस करने की इत्यादि की स्वतंत्रता दी है। खास बात क्या है? अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि क्या ये आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम दिया गया है, क्या ये एब्सोल्यूट है? क्या ये एब्सोल्यूट है? मतलब क्या इसको समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसको सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट। यानी कि कैसे? अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाए, अगर हेल्थ की बात आ जाए, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आ जाए, इन सभी आधारों पर इसको सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे कोविड जब आया तो क्या किया गया? लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन में जो जहां थे वहीं फंसे रह गए। तो इस तरीके से तो आपको यहाँ पर जो अधिकार दिया गया था कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्या वो आप कर पा रहे हैं क्या? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, इंटरनेशनल रिलेशंस के आधार पर, हेल्थ के आधार पर इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर देश में कहीं पर कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है, जैसा कि 1975 में किसने किया था? इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, या इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो उस केस में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते इसके अकॉर्डिंग। मतलब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार जैसे आप कई कंट्रीज में, सीरिया, लीबिया, इन सब में सुनते हैं कि वहां पर आर्मी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया है, रिवॉल्ट कर दिया है। तो अगर ऐसी कंडीशन कोई आती है तो भारत में, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो नेशनल इमरजेंसी के केस में ये आर्टिकल 19 अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और आर्टिकल 19 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच आप एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, कहीं पे आप ग्रुप में डिबेट कर रहे हो, अपनी बात को रख रहे हो, वो सभी बातें स्पीच में आ गई। किसी मूवी से, कहीं ड्रामा से, कहीं लिटरेचर वगैरह में कुछ अगर कोई अपनी बात को रख रहा है तो वो क्या हो गया? आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में आपको इस तरीके से टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 आपको 6 अधिकार देता है। और इस अधिकारों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कई बार अगर आपसे मेंस में ऐसा क्वेश्चन या इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है, वो है, इसके संबंध में लोगों के क्या विचार हैं, तो इसमें कुछ जो हमारे विचारक हुए हैं, जैसे इमैनुअल कांट, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि लिबर्टी ही एक ऐसा अधिकार है जो वास्तविकता में फंडामेंटल राइट्स है। और जॉन रॉल्स ने भी वही पॉइंट कहा। जॉन रॉल्स ने कहा कि किसी भी देश में अगर कहीं पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने नागरिकों को आपको लिबर्टी देनी होगी। अपने नागरिकों को आपको लिबर्टी देनी होगी। तो इमैनुअल कांट जैसे विचारक हों, चाहे जॉन रॉल्स हों, इन दोनों ने, ऐसे ही फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू हुए थे, उन्होंने भी लिबर्टी को सभी चीजों में इंपॉर्टेंट माना। इन्होंने कहा अगर कोई कंट्री रिपब्लिक नेशन बनना चाहती है, रिपब्लिक नेशन जहां पर हेड ऑफ द नेशन को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा। रिपब्लिक नेशन में क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री का इलेक्शन होता है। मतलब
राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, हर किसी को मौका मिलेगा। वो तब आएगा जब वहां की पब्लिक को क्या होगा, चॉइस रहेगी, चुनने का अधिकार रहेगा, उनको डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा। ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग का पावर रहेगा। ठीक है, आपका कुछ चैट आया, एक मिनट में देख लेता हूँ। ठीक, हाँ, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ लिबर्टी क्या होता है। देखिए, अगला पॉइंट ही वही हमारा है कि देखिए, एक वर्ड होता है हमारा फ्रीडम एंड दूसरा वर्ड है हमारा लिबर्टी। फ्रीडम एंड लिबर्टी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या कहा कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, और इससे पहले हम क्या थे, एक तरीके से हम ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। हम क्या थे, ब्रिटिश कॉलोनी थे। और जब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो एक तरीके से हमारे ऊपर किसका रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। ठीक, उससे पहले मुगल हुआ करते थे तो मुगलों का रूल चलता था। लेकिन हमारी जब अंग्रेज यहां से चले गए, 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ, जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था हमारे यहाँ, वो क्या हुआ, वो समाप्त हो गया, उसका एंड हो गया। जो दासता थी, ब्रिटिश कॉलोनी हम हुआ करते थे, उससे हमको मुक्ति मिल गई। और ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये होता है फ्रीडम। मतलब जो कोई एक्सटर्नल आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा हो, आपको ऊपर राज कर रहा हो, आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस लगा रहा हो, उससे जब आपको मुक्ति मिल जाए तो उसको कहते हैं फ्रीडम। उससे आपको कहते हैं फ्रीडम। लेकिन सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से, सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से क्या आपकी जो इच्छाएं थी, जिसके लिए आप इतने 200 सालों से 250 सालों से अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वो अधिकार आपको मिल जाता? ऐसा रातों रात तो हो नहीं सकता था कि अंग्रेज चले गए बस हो गया अभी सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, हमको क्या मिल गई, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि अब हम किसी विदेशी की ताकत के अधीन नहीं थे, अब हम स्वतंत्र थे। लेकिन इससे हमारे नागरिकों को राइट्स नहीं मिला, इससे हमारे नागरिकों को राइट्स नहीं मिला। राइट्स नागरिकों को तब मिलता है जब उनको डिसीजन मेकिंग का भी पावर हो, अपनी इच्छा से जो वो चाहें वो करने के लिए सक्षम हो। अगर आप रात के समय में कहीं घूमने जाना चाहें तो आप जा सकें, आप मसूरी घूमने जाना चाह रहे हैं आप जा सकें, आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं आप कर सकें। हो सकता है उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई होंगी, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप उस कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है, आप लॉयर बनना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, आप कुछ भी ना करना चाहें, सोना ही चाहें खाली, वो सभी आपकी इच्छाओं को जब आप करने का अधिकार आपको मिल जाता है तो वो होता है लिबर्टी। वो होता है लिबर्टी। फ्रीडम सिर्फ आपको दूसरी ताकतों से स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन आपको कुछ करने का अधिकार नहीं दे रहा। बट लिबर्टी क्या कर रहा है, लिबर्टी आपको फ्रीडम के साथ साथ अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम करने की भी, जो आप सोचें वो आप कर सकते हैं। जब ये फीलिंग आ जाए, ये अधिकार मिल जाए, तो उसी को कहते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी अपने आप में एक तरीके से ब्रॉडर एस्पेक्ट है, किसके तरह रिस्पेक्ट में, फ्रीडम के रिस्पेक्ट में। फ्रीडम के रिस्पेक्ट में लिबर्टी एक कहीं बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो फ्रीडम और लिबर्टी में यही एक बेसिक डिफरेंस है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में इसी लिबर्टी को देने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर आप फुल लिबर्टी कहीं पर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नागरिकों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। किसका, स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन हमने अपने यहां ऐसा नहीं रखा है, हमने फुल लिबर्टी नहीं दे रखी है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, हेल्थ के आधार पर और
किसके आधार पर? इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाए रखने के आधार पर इसको सस्पेंशन की एक पावर किसको दे रखी है? स्टेट को दे रखी है। हालांकि स्टेट इसको डिक्रीज नहीं कर सकता है कि अगर हम चाहे कि कम कर ले तो वो कम नहीं कर सकता है। सर्टेन टाइम के लिए वो सस्पेंड भले कर सकता है, लेकिन अगर उसको ये लगे कि हम इसको कम कर देते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, तब वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत को उपनिवेश की दासता से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और एक व्यवस्था के तहत सुपरिभाषित अधिकार कागजी रूप में प्रस्तुत किए गए, किंतु यह संवैधानिक गारंटी भर है। लिबर्टी इससे अधिक कहीं वृहद परिप्रेक्ष्य की विचारधारा है, जो व्यक्तिवाद और मानवतावादी विचारधाराओं से प्रेरित है। यह ऐसा विषय है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी करने की पहल कर सकता है। राज्य के द्वारा ऐसा कोई दिशा निर्देश व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था वही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक, तो आर्टिकल 19 कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों को एक तरीके से लिबर्टी देता है। ठीक, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भाग 3 में वर्णित अधिकार यानी कि पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स ही हैं। फंडामेंटल राइट्स है, वो यही अधिकार आपको दे रहे हैं जो हमने 6 पॉइंट्स अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, 6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे ये हमारे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में लिबर्टी की बात कर रहे हैं। वाक स्वतंत्रता या और अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शांतिपूर्ण गैर शस्त्र, कहीं पर आप इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन अनआर्म्ड हो, अनआर्म्ड हो। जैसे जब क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले, फार्म बिल आया था, सीए आया था, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट कैसे कर रहे थे? हिंसा के द्वारा, वायलेंस के द्वारा। तो क्या वो अलाउड था? नहीं अलाउड था। उसमें गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास कोई भी एक्शन लेने का पूरा अधिकार था। संघ बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का, किसी भी भाग में बसने व निवास करने का अधिकार, कहीं भी संचरण का अधिकार, कहीं भी कारोबार करने का अधिकार, अपनी आजीविका का चुनने का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 19 इन सभी बातों की बात करता है। क्लियर है अभी तक? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के द्वारा गोपनीयता वगैरह के लिए, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी ली हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अभी हमको अब क्या करना होगा, इससे जुड़े हुए कुछ थोड़े से इश्यूज जो हैं वो देखने होंगे। हेट स्पीच, ये टर्म आप अक्सर सुनते होंगे। हेट स्पीच, हेट स्पीच क्या होता है? हेट स्पीच क्या होता है? देखिए, आपको बोलने की स्वतंत्रता तो दी गई है, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन आप सामने वाले को केवल गालियां ही देते जाएं, उसकी रेस को कहें कि भैया तुम सही नस्ल के नहीं हो, वो तुम आपकी कास्ट का नहीं है तो उसको आप कहते रहे अरे ये छोटी जात का है, इसको हम, ये ऊंची जात का है, छोटी जात का है, इसको हम नहीं मानेंगे। उसका रिलीजन अगर आपसे अलग है तो आप उसको इस तरीके से कमेंट करने लगें। इन सभी चीजों पर अगर आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, किसी के ऊपर आप पर्सनल अटैक करें बाय वर्ड्स, बाय वर्ड्स, उसके कास्ट के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके लैंग्वेज के आधार पर, उसके रहने के स्थान के आधार पर, ठीक है, इन सभी आधारों पर अगर आप किसी के अगेंस्ट आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, किसी विशेष समुदाय कम्युनिटी के अगेंस्ट पर्सनल अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ बात, तो वो कही जाती है हेट स्पीच, वो कही जाती है हेट स्पीच। तो क्या ये हेट स्पीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है क्या कि हमको हेट स्पीच हम कर सकते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपको उस बोलने का अधिकार दे रहा है, लेकिन साथ में आपको कुछ कंट्रोल भी लगाना होगा अपने ऊपर। आप बात अपनी रख सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं। आप विरोध कर सकते हैं सरकार का, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप असेंबल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर लाठियां नहीं चला सकते हैं, बंदूक नहीं चला सकते हैं। आप केवल अपनी बात कह सकते हैं। और दोनों प्रकार की जो एक्सप्रेशन है, जैसे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच
और एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर हम इन दोनों की जैसे बात करते हैं, स्पीच की और एक्सप्रेशन की, किसी पर्सनल डिबेट में है, कहीं ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं डिबेट है, या फिर कहीं आप जॉब करते हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हो, चार पांच कॉलेज में हो, चार दोस्तों का आपका ग्रुप है, वहां पर आप अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन बात आप ऐसे करेंगे कि किसी की पर्सनल फीलिंग को हर्ट ना हो करें, ठीक है। लेकिन यहां पर आप अपनी बात को खुद कह रहे हैं। एक्सप्रेशन में क्या हुआ, एक्सप्रेशन में कुछ आप ऐसे इशारे कर दें, भद्दे इशारे कर दें, ठीक है, या फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो, इमोशनल एक्सप्रेशन ऐसा हो जो कुछ कहना चाह रहा हो, निगेटिव वे में अगर आप कहते हैं तो वो हेट स्पीच में चला जाएगा। इसी तरीके से एक्सप्रेशन क्या होता है, ड्रामा या मूवीज के द्वारा भी किया जाता है, या मूवीज के द्वारा। मान लीजिए आप हैं, आपका एक फ्रेंड है, आपने कुछ कहा, उसने तुरंत सुना और आप उसके सामने ही हैं, तो वो आपको क्या करेगा, तुरंत आपकी बात का जवाब दे देगा अगर उसको पसंद नहीं आया। और हो सकता है थोड़ा सा धैर्यशाली आदमी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखे और आपको तुरंत जवाब ना दे, ये होता नहीं आज के समय में तो। लेकिन कोई मूवी ऐसी है जो क्या कर रही है, समाज की, सोसाइटी की जो एवल्स हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, उसको दिखा रही है। तो अगर 2.5 घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, तो शुरू के 2 घंटे 40 मिनट तक मान लीजिए वो क्या किया, 2 घंटे 30-20 मिनट तक वो क्या किया, केवल बुराइयां ही बुराइयां दिखाता रहा सोसाइटी की, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मूवी देखने गए हुए हैं तो 2.5 घंटे में से केवल अंतिम के 10 मिनट से पहले तक आप सोसाइटी की बुराइयों को केवल देख रहे हो। लेकिन क्या आप तुरंत ही वहां पर ऐसा करने लगेंगे, क्या प्रदर्शन करने लगेंगे? आप एक पेशेंस रखेंगे, हो सकता है कि कुछ आगे हो सकता है कुछ आगे हो, और अंतिम के 10 मिनट में वो मूवी में क्या रहेगा, इन सभी बातों की कमियों को एक तरीके से गलत दिखाते हुए कहा जाएगा कि ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। तो एक्सप्रेशन जैसे मूवीज वगैरह के द्वारा जो हो रहा है, उसमें आप सडन एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ना आपके सामने कोई डायरेक्टर है, ना कोई आपके सामने कोई एक्टर है। आप मूवी देखने गए हैं, टिकट दे के, पैसे देकर टिकट लिए हुए हैं, वहां पर देख रहे हैं। हो सकता है चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, कई बार आपको मूवी अच्छी नहीं लगती तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं, उठ के चले आते हैं। अब कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं समाज में जो हॉल में सीटें जलाने लगेंगे, वो सब करने लगेंगे। यहाँ पर उस लेवल के लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो अलाउड ही नहीं है पूरी तरीके से, वो तो आप लॉ एंड ऑर्डर को पूरी हाथ में ले लिए, वो तो टोटली वो है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है, मूवीज वगैरह के थ्रू होता है, तो आप वहां पर सडन रिएक्ट नहीं करते हैं, वहां पर आप सडन रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वहां पर आपका इस तरीके से जो हेट स्पीच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से नहीं आता है उतना। लेकिन अगर आप भद्दे इशारे करें, अपना इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन बनाएं, या डायरेक्ट बोल के ही आप ऐसा कुछ करते हैं जो किसी के समुदाय के अगेंस्ट में जाता है, किसी रिलीजन के अगेंस्ट में जाता है, किसी कास्ट के रिलीजन के अगेंस्ट में जाता है, तो वो आपका क्या होता है, उसको हेट स्पीच के संबंध में समझा जाता है कि ये एक घृणा वाक्य है, ये अलाउ नहीं होगा। शब्दों का उतार चढ़ाव, शारीरिक भाषा, इशारे, चेहरे के हाव भाव, मुखाकृति प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन, भावनात्मक संगीत इत्यादि के द्वारा किया गया, ये सभी क्या आते हैं, एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। ये सभी एक्सप्रेशन में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि हेट स्पीच क्या होती है, हेट स्पीच को कैसे कंट्रोल किया सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, तो किस तरीके से हेट स्पीच गलत है, तो इन सभी चीजों को आपको बताना होता है। अभी जो हमने बात की वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार व्यक्ति अधिक विस्तारित है, इन्हें अर्थों में फिल्म, शॉर्ट फिल्म, सीरियल्स के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में इन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं बचा है, इसी वजह से बोलने व व्यक्ति में इसकी संवैधानिकता में अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर ही अधिकार हैं, लेकिन एक्सप्रेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रॉडर है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं और कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर। अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार स्वतंत्रता आत्यंतिक स्वतंत्रता नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे?
अगर आप किसी के कास्ट, रिलीजन इत्यादि के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं तो वो आपको इंस्पिरेशन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई बात आप ऐसी कह रहे हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रही है, उससे कुछ गलत निकल रहा है, तो वो गलत है। जैसे अभी नुपुर शर्मा का वाला केस जो हुआ, उसमें उन्होंने जो कहा, उससे क्या हुआ, वो एक तरीके का हेट स्पीच था। उससे क्या हुआ, हेट स्पीच सोसाइटी में कहीं अलग अलग जगहों पे बवाल हुए। उसके अगेंस्ट में अपोजिशन ने जो किया, वो भी अपने आप में क्या है, हेट स्पीच है। तो यह क्या ये सब चीजें अलाउड हैं? ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसमें ये भी कल्प्रिट हैं और ये भी कल्प्रिट हैं। अब वो जुडिशरी ये कितनी अनबायस्ड होकर डिसीजन लेती है, वो जुडिशरी का काम है। ठीक है, उस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बातें यहां पर हैं कि जो आप कह रहे हैं, कई बार जैसे हमको जब भी कोई बात होती है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं या फिर कोई ऐसे नेता आ जाते हैं जो बड़े बड़े बनने की कोशिश करने लगते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है या फिर विरोध करने लगते हैं, ये कहते हैं कि हमको बोलने का अधिकार है। तो भाई आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप उतना ही बोल सकते हैं जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कहा है। आप किसी विशेष कास्ट को, रिलीजन को, कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप शांतिपूर्वक जब तक अपनी बात को कहेंगे तो उतना ही अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दे रखा है। जहां पर आपने पर्सनल होकर अटैक करना शुरू कर दिया, वो अधिकार आपके पास में बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। ठीक है, ये सारी बातें तो हमने अभी करी ली थी, जो हमने समझाया था वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं कि जो आप स्पीच में रखते हैं वहां पर तुरंत आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, जबकि फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। फिल्मों में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है कि आप वहां पर इतनी इस तरीके की चीजें नहीं आती हैं कि समस्याएं पैदा होने पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन हैंग कर रहा है, इस वजह से टाइम लग जा रहा है नेक्स्ट पेज आने में। और जैसा कि ये हमारा ये जो बैच है, ये एक